तो दोस्तों आप सब लोगों को पता ही होगा कि हाल ही में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के द्वारा AMCI एयरक्राफ्ट को लेके एक बहुत बड़ा अप्रूवल दिया गया है और इस अप्रूवल के अंतर्गत करीबन 15,000 करोड़ रुपया का एलोकेशन किया गया है, जो कि इन एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग और प्रोटोटाइपों के लिए है। तो वहीं पे दोस्तों AMCI एयरक्राफ्टों के अप्रूवल के बाद अब MRFA टेंडर मतलब इंडियन एयरफोर्स के 114 फाइटर एयरक्राफ्टों के टेंडर को लेके एक डिबेट छिड़ गया है। बेसिकली दोस्तों ये डिबेट है कि कब तक इन एयरक्राफ्टों के लिए मतलब 114 फाइटर एयरक्राफ्टों के लिए इंडियन एयरफोर्स को और इंतजार करना पड़ेगा और गवर्नमेंट के तरफ से AMCI एयरक्राफ्टों के जैसे कब तक MRFA टेंडर को लेके एक स्ट्रॉन्ग स्टेप उठाया जाएगा। अब दोस्तों CCS के क्लियरेंस के बाद AMCI एयरक्राफ्टों के प्रोग्राम को लेके अब तेज रफ्तारी आएगा और रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि इससे साल 2028 तक AMCI एयरक्राफ्टों के फर्स्ट फ्लाइट को अंजाम दिया जा सकेगा। वहीं पे दोस्तों दूसरी तरफ ये भी दावा किया जा रहा है कि AMCI एयरक्राफ्टों के बाद अब गवर्नमेंट की तरफ से जल्द ही MRFA टेंडर को लेके भी एक बड़ा स्टेप उठाया जा सकता है और शायद इसी साल तक गवर्नमेंट की तरफ से इन एयरक्राफ्टों को खरीदने को लेकर रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल को भी जारी किया जा सकता है। जबकि दूसरी तरफ इंडियन एयरफोर्स के वरिष्ठ अधिकारियों के तरफ से मीडिया को यह भी बताया गया है कि इंडियन एयरफोर्स को इंडिजीनियस करने के लिए जहां पे लगातार प्रयास किया जा रहा है और मॉडर्नाइजेशन के लिए कई तरीके के इंडिजीनियस एयरक्राफ्टों को बनाया जा रहा है, तो वहीं पे ये जो 114 फाइटर एयरक्राफ्टों का टेंडर है ये भी इंडियन एयरफोर्स के मॉडर्नाइजेशन के लिए अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन एयरक्राफ्टों के द्वारा ही इंडियन एयरफोर्स के जो करंट डिप्लीटिंग स्ट्रेंथ है उसे रोका जा सकेगा। क्योंकि इंडिजीनियस एयरक्राफ्टों के जो डेवलपमेंट प्रोसेस है ये लंबे समय का खेल है और तब तक अगर इंडियन एयरफोर्स किसी इमरजेंसी बेसिस पे एयरक्राफ्टों को नहीं खरीदता है तो ये जो एयरक्राफ्टों के डिप्लीटिंग स्ट्रेंथ है इसे रोकना लगभग नामुमकिन होगा। और ऊपर से इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में कई सारे पुराने ऐसे एयरक्राफ्ट है जिसे लगातार रिटायर्ड किया जा रहा है। और आप लोगों को तो ये भी पता होगा कि साल 2020 में किस तरीके से चाइना के द्वारा भारत के साथ लगे हुए बॉर्डर में टेंशन क्रिएट किया गया और उसके बाद से एक तरीके से संभावनाएं बना हुआ है कि कभी भी चाइना फिर से ऐसा टेंशन क्रिएट कर सकता है। और ऊपर से आप लोगों को ये भी पता होगा कि पाकिस्तान भी किस तरीके का देश है और कभी भी चाइना के साथ मिलकर दोनों तरफ से भारत के ऊपर ये हमला कर सकता है। और ये दो मुखी लड़ाई लड़ने के लिए भारत को करीब करीब 42 स्क्वाड्रन एयरक्राफ्टों का आवश्यकता है, जबकि भारत के पास फिलहाल 32 स्क्वाड्रन के आसपास एयरक्राफ्ट है। और 42 स्क्वाड्रन एयरक्राफ्टों के जरूरतों को पूरा करने के लिए MRFA टेंडर एक अति आवश्यक रिक्वायरमेंट है। अब दोस्तों MRFA टेंडर के अंतर्गत केवल मात्र 114 फाइटर एयरक्राफ्टों को खरीदा ही नहीं जाएगा, बल्कि इसके साथ साथ इन एयरक्राफ्टों के ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी जरूरी है, जिससे कि भारत को एयरक्राफ्टों के रिलेटेड और भी अधिक टेक्नोलॉजी मिल सके। और आप लोगों को ये भी बता दूं कि इन टेक्नोलॉजियों को भारत अपने एरोस्पेस डेवलपमेंट के सेक्टर में इस्तेमाल कर सकेगा। और रिपोर्ट के मुताबिक फिलहाल इस टेंडर के अंतर्गत भारत के सामने कई सारे अलग अलग एयरक्राफ्टों का ऑफर हो चुका है और इनमें से कई सारे ऐसे कंपनी भी है जो कि भारत को संपूर्ण ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए तैयार भी है। इवन रिपोर्टों में यह भी दावा किया जा रहा है कि खाली ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि इन एयरक्राफ्टों को भारत में मैन्युफैक्चर भी करना होगा और वो भी भारतीय पार्टनर के साथ और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के अंतर्गत। जबकि दूसरी तरफ दोस्तों इन एयरक्राफ्टों के टेंडर में फिलहाल भारत के सामने जो दावेदार है उनमें अमेरिका की तरफ से सबसे बड़ा ऑफर रखा गया। और आप लोगों को बता दूं कि अमेरिका के दो कंपनियों के द्वारा टोटल 3 एयरक्राफ्टों का ऑफर भारत के सामने रखा गया है, जिनमें बोइंग कंपनी के F-15EX और F-18 सुपर हॉर्नेट जैसे एयरक्राफ्टों के साथ साथ लॉकहीड मार्टिन के F-16 एयरक्राफ्टों के अपग्रेडेड वर्जन मतलब F-21 जैसे एयरक्राफ्ट है। जबकि इसके अलावा रशिया के द्वारा भी भारत के सामने 2 एयरक्राफ्टों का ऑफर रखा गया है। और दोस्तों इन दोनों एयरक्राफ्टों में मिकोयान MiG-35 और सुखोई Su-35 जैसे एयरक्राफ्ट है। जबकि इसके अलावा यूरोप के 3 देशों के द्वारा टोटल 3 एयरक्राफ्टों का ऑफर रखा गया है, जिनमें स्वीडन के कंपनी साब ग्रुप के तरफ से भारत के सामने अपने JS-39 ग्राइफिन E और यूरोपियन कंसोर्शियम के द्वारा यूरोप फाइटर टाइफून जैसे एयरक्राफ्टों का जहां पे ऑफर रखा गया है। तो वहीं पे इन सभी एयरक्राफ्टों से जो सबसे आगे है वो है फ्रांस के डसॉल्ट एविएशन के तरफ से निर्माण किया हुआ राफेल एयरक्राफ्ट, क्योंकि ऑलरेडी इंडियन एयरफोर्स के द्वारा इन एयरक्राफ्टों को खरीदा जा चुका है और इंडियन नेवी भी अब इन एयरक्राफ्टों को खरीद रहा है। हालांकि दोस्तों इतने महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट होने के बावजूद ये जो प्रोजेक्ट है ये लगातार डिले का शिकार हो रहा है। और आप लोगों को बता दूं कि साल 2018 में मतलब आज से करीब करीब 6 साल पहले इन एयरक्राफ्टों को लेके भारत के द्वारा रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन जारी किया गया था। पर दोस्तों इस 6 साल में इस टेंडर को लेके ज्यादा कुछ काम नहीं हुआ और इन्हीं कारणों की वजह से कई सारे जगहों में इस बात को लेके भी चर्चा किया जाता है कि शायद इंडियन एयरफोर्स के तरफ से इस टेंडर को आने वाले समय में रद्द कर दिया जाए और उसकी कुछ ऑल्टरनेटिव को तलाशा जाए। और दोस्तों अगर ये ऑल्टरनेटिव होता है तो यहाँ पे गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील का संभावना है या फिर 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों को डायरेक्ट
डायरेक्टली परचेस करने का भी संभावनाएं हैं। हालांकि दोस्तों अगर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील होता है और भारत 5th जनरेशन के एयरक्राफ्टों को ना खरीद के कोई 4th जनरेशन के एयरक्राफ्टों के तहत आगे बढ़ता है तो यहाँ पे भी सबसे अधिक संभावनाएं राफेल एयरक्राफ्टों को लेके ही है, क्योंकि जब इंडियन एयरफोर्स के लिए पहले बैच में 36 राफेल एयरक्राफ्ट खरीदा गया था तब एक फॉलो ऑन ऑर्डर का भी संभावनाओं को जताया गया था और कई सालों तक डसॉल्ट एविएशन के तरफ से इस फॉलो ऑन ऑर्डर को लेकर भी भारत के साथ नेगोशिएशन किया जा चुका है। हालांकि दोस्तों यहाँ पे खाली फ्रांस के डसॉल्ट एविएशन की तरफ से ही अपने एयरक्राफ्टों को लेकर प्रयास नहीं किया जा रहा है, बल्कि सभी कंपनी इस प्रयास में है कि किस तरीके से भारत के इस डील को हासिल किया जा सके। और इवन स्वीडन के साब ग्रुप जैसे कंपनी की तरफ से तो भारत को संपूर्ण 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के अंतर्गत अपने एयरक्राफ्टों का ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव का ऑफर किया जा चुका है। और दूसरी तरफ अमेरिका तब भारत को अपने एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन फैसिलिटीज देने के लिए तैयार है। हालांकि अब भारत की तरफ से ही यह निर्धारित किया जाना है कि कब तक MRFA टेंडर में आगे बढ़ा जाएगा, पर AMCA जैसे एयरक्राफ्टों को जितना महत्व दिया जा रहा है लगभग उतना ही महत्व MRFA टेंडर को भी देना चाहिए, तभी जाके इंडियन एयरफोर्स दो फ्रंट लड़ाई के लिए तैयार हो सकेगा। अब दोस्तों एक तरफ जहां पे AMCA एयरक्राफ्टों के बाद MRFA टेंडर को लेकर चर्चा किया जा रहा है तो वहीं पे दूसरी तरफ AMCA एयरक्राफ्टों को और ताकतवर बनाने को लेकर डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और मदानी जैसे संस्थाओं के द्वारा भी काम किया जा रहा है। और रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि इन दोनों कंपनियों के तरफ से AMCA एयरक्राफ्टों के लिए स्टेल्थी स्किन मतलब AMCA एयरक्राफ्टों के आउटर लेयर को बनाया जाएगा। बेसिकली दोस्तों AMCA एयरक्राफ्टों को लेकर जो CCS के तरफ से अप्रूवल दिया गया है उसे AMCA एयरक्राफ्टों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप माना जा रहा है। और दोस्तों इस अप्रूवल के बाद डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के डिफेंस मेट्रोलॉजिकल रिसर्च लैबोरेटरी और मदानी ग्रुप के बीच में हाल ही में ही एक समझौता हुआ जो कि इन एयरक्राफ्टों के लिए नेक्स्ट जनरेशन के एलॉय को डेवलप करने को लेके है। और आप लोगों को बता दूं कि ये जो एलॉय है ये असल में स्टेल्थ एरोस्ट्रक्चर में इस्तेमाल होगा, मतलब आने वाले समय में ये जो एलॉय है ये सभी तरीके के स्टेल्थ एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल हो सकेगा। अब दोस्तों मदानी ग्रुप को अगर देखा जाए तो एरोस्पेस सेक्टर में मटेरियल्स के सप्लाई में मदानी ग्रुप कोई नया कंपनी नहीं है और ये कंपनी पहले भी कई तरीके के मटेरियलों का सप्लाई कर चुका है। और AMCA एयरक्राफ्टों के लिए ही तो कंपनी के द्वारा करीबन 12 टाइटेनियम ब्लॉकहेड्स का भी सप्लाई किया गया था। और दोस्तों अब ये कंपनी क्रिटिकल एलॉय के डेवलपमेंट में काम करेगा तो आने वाले समय में कंपनी के भी एक्सपीरियंसेस बढ़ेगा और भारत में भी एरोस्ट्रक्चर रिलेटेड काम को और आसान किया जा सकेगा। दूसरी तरफ DRDO का शाखा डिफेंस मेट्रोलॉजिकल रिसर्च लैबोरेटरी को अगर देखा जाए तो ये लंबे समय से अलग अलग इक्विपमेंटों के मटेरियल के ऊपर काम कर रहा है और यही कंपनी जो है असल में AMCA के एरोस्ट्रक्चर रिलेटेड मटेरियल मतलब इसके स्ट्रेंथ एलॉय का डेवलपमेंट करेगा। और दोस्तों यहाँ पे आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि खाली टाइटेनियम रिलेटेड एलॉय ही इस्तेमाल इसमें नहीं होगा, बल्कि इसके अलावा असल में इसमें कार्बन फाइबर रिनफोर्स पॉलीमर का भी इस्तेमाल किया जाएगा जो कि एक लाइट वेट एडवांस मटेरियल है जिसका इस्तेमाल बेसिकली स्टेल्थ एयरक्राफ्टों में ही किया जाता है। जबकि दूसरी तरफ AMCA एयरक्राफ्टों में इसके अलावा एल्यूमिनियम एलॉय और हाईटेक स्टील का भी इस्तेमाल होगा। और आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो एल्यूमिनियम एलॉय है इसे डिफेंस मेट्रोलॉजिकल रिसर्च लैबोरेटरी के तरफ से स्पेशलाइज्ड एल्यूमिनियम से बनाया जा रहा है जो कि स्ट्रेंथ, वेट और अफोर्डेबिलिटी तीनों को ही बैलेंस करेगा। और ये जो हाईटेक स्टील का बात कहा जा रहा है ये असल में एक ऐसा ड्यूरेबल और स्टेल्थ इक्विपमेंट है जो कि AMCA एयरक्राफ्टों को और अधिक स्टेल्थी बनाएगा, मतलब इसके जो सिग्नेचर है इसे छुपाएगा। दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को यह भी जान के रखना चाहिए कि AMCA एयरक्राफ्टों को केवल मात्र डिजाइन वाइज ही स्टेल्थ नहीं बनाया जा रहा है बल्कि मटेरियल वाइज स्टेल्थ भी बनाया जाएगा। मतलब इन एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाले मटेरियल असल में सिग्नेचर्स को एब्जॉर्ब करने में सक्षम होगा और दूसरी तरफ हीट सिग्नेचर को रिड्यूस भी करेगा जिससे कि दुश्मन के रडारों के द्वारा इन एयरक्राफ्टों को पकड़ पाना लगभग नामुमकिन होगा। और एक्स्ट्रा कोटिंग के रूप में इन एयरक्राफ्टों में एक स्टेल्थ एब्जॉर्बेंट पेंट का भी उपयोग किया जाएगा जो स्पेशली DRDO के द्वारा इन्हीं एयरक्राफ्टों के लिए बनाया जा रहा है। हालांकि दोस्तों ये जो मदानी ग्रुप और DRDO के बीच में नए मटेरियल के रिसर्च को लेकर काम किया जा रहा है ये खाली AMCA एयरक्राफ्टों को ही मदद नहीं करेगा बल्कि आने वाले समय में ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट में भी ये मददगार होगा। और इससे ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट भी काफी हद तक स्टेल्थी होगा, जबकि इससे आने वाले समय में अगर भारत के द्वारा कोई 6th जनरेशन के एयरक्राफ्टों का डेवलपमेंट किया जाता है तो उसमें भी काफी अधिक मदद मिलेगा। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि AMCA एयरक्राफ्टों के बाद क्या आप तुरंत ही MRFA टेंडर को शुरू कर देना चाहिए या फिर MRFA टेंडर को लेकर इंतजार करना चाहिए? कमेंट करके अपनी राय अवश्य दीजिए। दोस्तों आज के इस वीडियो को यहीं पे ही करते समाप्त, किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।